वालेकुम। होम्योपैथिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। नाज़रीन, हम अपने चैनल पर आपकी हेल्थ से रेलिवेंट अपने हर सेशन में कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ से रेलिवेंट किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लाएं और उस एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस किया जाए, उसकी मेडिसन, उसकी प्रिकॉशंस और आप उससे ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन कुर्बान ईद के हवाले से, जैसे कि आपको पता है आज ईद का पहला दिन है और आज ईद के पहले दिन और कुर्बान ईद हो और उस कुर्बान ईद में हम जो हैं वो बहुत सारी ऐसी बदएहतियातियाँ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गोश्त का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं। तो आज का स्पेशल एपिसोड जो है, आज का स्पेशल सेशन जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको बहुत सारे मसाइल फ़ेस करना पड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं लेजेंड होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब। आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। गुज़श्ता 40 साल से आप जो है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो आपको क्योर कर रहे हैं। हमारे ये सेशंस में आप अपनी प्रैक्टिस से रेलिवेंट और अपने एक्सपीरियंस से रेलिवेंट बहुत सारी वो तमाम चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। तो हम टाइम को वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं उनकी तरफ, जानते हैं कि उनकी ईद जो है, ईद का पहला रोज़ कैसा गुजरा है, अब तक का जो वक्त गुजरा है वो कैसा गुजर रहा है, और ईद के हवाले से जो बहुत सारे आपने मुझे सवालात कहे, आपके बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात जानते हैं उनसे। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि कुर्बान ईद में कौन सी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल में से जो है वो हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला और उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आए। सर, ईद के हवाले से कैसी ईद गुजर रही है आपकी अभी तक की? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ईद का आगाज़ ही हुआ है। और तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक भी, और ख़ुसूसी तौर पे व्यूवर्स इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है कोविड डेल्टा का, कोविड डेल्टा वेरिएंट जो है ये नई अलामात के साथ, कुछ नए सिम्टम्स के साथ इस वक्त जो है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है। लिहाजा ईद ज़रूर मनाएं, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को ज़रूर मिलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हैंड सैनिटाइजिंग के साथ, और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कोविड डेल्टा का जो वेरिएंट है अभी तक ये आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली डायग्नोज्ड ना हो पाने के बायस ज़्यादा थ्रेटेड नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम इन ईद की खुशियों में अपनी सेहत और अपने इर्द गिर्द वालों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए डिस्टेंसिंग को ज़रूर मद्देनज़र रखें और सैनिटाइजेशन को ज़रूर मद्देनज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम अपने बाकायदा टॉपिक की तरफ भी आते हैं, लेकिन सर इससे पहले मुझे एक छोटा सा सवाल कि गुज़श्ता ईद जैसे गुज़र रही थी और अब ये 1-2 साल से जो कोविड आ गया है, तो सर क्या चेंजिंग आई आपकी, स्पेशली आपकी रूटीन में, ईद रूटीन में? हाँ, अच्छा सवाल है। पिछली 2 ईदों से जब से ये कोविड की सूरत हाल चली है, पर्सनली अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं तो ज़ाती तौर पे ईद मिलने किसी को जा ही नहीं सका। टेलीफोन के ऊपर ही मुबारकबाद दी और टेलीफोन के ऊपर ही मुबारकबाद रिसीव की और साथ माजरत भी कर ली, इवन फैमिली मेम्बर्स से, दोस्त अहबाब से, हल्का अहबाब से, कि जनाब ये सूरत हाल के पेश नज़र आप ईद मुबारक कबूल फरमाएँ और इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होते हैं तो यकीनन मुलाकात होगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़-ए-कारब को नहीं मिलना है। हमें यकीनन मिलना है, उनकी हाल अहवाल पता करनी है, उनको मुबारकबाद देनी है, और डिस्टेंसिंग पे रहते हुए और पूरे प्रिकॉशन अडॉप्ट करते हुए हमें उनके साथ मुलाकात भी यकीनन बहन भाइयों को, अज़ीज़-ओ-कारब को ज़रूर, इस ऐसे मौक़ों पर ही तो इंसान मिलता है। लेकिन अपने डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए मिलिएगा। थैंक यू सर। ईद के हवाले से तो थोड़ी बहुत सवालात चलते रहेंगे, लेकिन सर स्पेशली आज जो हम टॉपिक लाए हैं, आज के टॉपिक का मकसद जो है वो ये है कि सर ईद जब आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। ईद के बाद कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो एकदम से
स्टार्ट हो जाते हैं जो पहले इतना डायग्नोज नहीं हो रहे होते। सर उस हवाले से हमने अपना एक स्पेशल सेशन जो है वो हमारे उन देखने वालों के लिए जिनको ये वो इश्यूज़ होते हैं और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, उनकी प्रिकॉशंस के लिए, उनके एहतियात के लिए आपको जो है वो कुछ सवालात मैं आपसे करूँगी। सर सबसे पहले जो है कुर्बान ईद के हवाले से ही सवाल कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि गोश्त का सीज़न आप कह लें, ये गोश्त के जो है 2 4 5 10 दिन जो है वो इसमें दावतों का सिलसिला आम होगा, तो सर एक नॉर्मल इंसान की खुराक में गोश्त का तनासुब कितना होना चाहिए, मिकदार कितनी होनी चाहिए? देखिए ये डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं खुराक के। ठीक है। 1500 कैलोरीज का मेन्यू है, 2000 कैलोरीज का मेन्यू है, 2500 कैलोरीज का मेन्यू है जी। तो हर शख्स उस हिसाब से ही अपने खाने का एहतमाम करता है, खाता है। वैसे तो जब हम खाने पे बैठते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कि कैलोरीज कितनी हैं, खाने के बाद ही हम देखते हैं कि अच्छा पेट भर गया। ऐसा होना नहीं चाहिए जी। लेकिन मैं एक मोहतात फिगर को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहूँगा जी जी कि जो अफराद 2000 कैलोरीज की रूटीन में मील्स लेते हैं, उस मील में उनके गोश्त का तनासब 100 से 150 ग्राम से अबव नहीं होना चाहिए विद इन 24 आवर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो इससे ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से जो पेचीदगियाँ, जो बीमारियाँ पैदा होती हैं वो यकीनी तौर पे उसका सामना भी करना पड़ता है। ठीक हो गया। सर जैसे आपने बताया कि पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, तो सर प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या मोस्टली क्या मसाइल आ सकते हैं जो देखने को आते हैं, कि सबसे पहले कौन से इश्यूज सामने आते हैं? ऐसे अफराद जो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, या कुछ अफराद ऐसे भी मेरे एक्सपीरियंस में दौरान प्रैक्टिस आए हैं कि जो प्रोटीन के इस्तेमाल के लिए उसको एडवाइज़ किया जाता है कि आप अपना वेट मैनेजमेंट चाहते हैं तो प्रोटीन का इस्तेमाल करें और बाकी डाइट जो है उसको मिनिमाइज़ कर दें। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कोई डाइट प्रोटीन डाइट पे रहने से कोई मुस्तकिल वेट कम करने का हाल नहीं है, इट्स ओनली ए शॉर्ट टर्म प्लान। ठीक है। इसके अलावा जो लोग प्रोटीन की एक्सेसिव ज़्यादती या बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और दीगर जो चीज़ें जो प्रोटीन कैरी करती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जी, तो उन चीज़ों के इस्तेमाल से जो है वो मुंह से बदबू आना, कब्ज़ हो जाना या डायरिया लग जाना। ठीक है। या जब गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप अक्सर नोट करते हैं कि पेशेंट भी हमें कंप्लेन देते हैं कि जी रात को बार बार उठ के प्यास लगी है। हाँ। क्योंकि जब मीट ज़्यादा खाया होता है तो फिर डिहाइड्रेशन जब अंदर होती है तो फिर पानी भी पेशेंट ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा फिर उससे एक्सेसिव इस्तेमाल से बढ़ने वाले रिस्क में कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना। हाँ। पेशेंट अगर खुदा न खासा किडनी पेशेंट है तो किडनी डैमेजिंग में यूरिया एंड क्रिएटिनिन हाई हो जाते हैं। ठीक है। वो एक कंप्लेन पैदा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से दर्दों में जिस्म में इजाफा होता है। ये वो मेजर चीज़ें हैं जो इसके एक्सेस इस्तेमाल की वजह से पैदा हो सकती सामने आती हैं। सर यहाँ पे मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया प्रोटीन की ज़ाती, सर अगर इसकी कमी हो जाए, हम प्रोटीन इंटेक कम कर रहे हैं तो क्या इश्यूज आ सकते हैं? देखिए अगर इंसान प्रोटीन कम लेना शुरू कर देता है तो जैसे एक बच्चों में बीमारी या बड़ों में भी देखने आती है मसल वेस्टेज शुरू हो जाती है। और मसल वेस्टेज के साथ साथ इसकी कमी की वजह से हड्डियां जो होती हैं हमारे जिस्म की वो भी रिस्क पे आ जाती हैं। तो इसकी मिकदार बिल्कुल ना लेना, हाँ। ये भी रिस्की है, और बहुत ज़्यादा लेना उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सर कुर्बान ईद पे जो है ना वो एक हैवी रेशो हमारे पास आती है बीमार लोगों की, लोग बीमार हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि लोग खाते हम मतलब खाने में ज़्यादती करते हैं या वैसे कोई इशू आ जाता है, कोई इस तरह का साइन सिम्टम आप कह लो कि चल रहे होते हैं, क्या होता है ये? बेसिकली जिस वक्त भी इंसान ईद कुर्बान के बाद डॉक्टर से रजू करेगा तो उसकी बुनियादी तो एक ही वजह होगी, दैट विल बी एक्सेस ईटिंग। और जब एक्सेस ईटिंग होगी, ज़रूरत से ज़्यादा खुराक, नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, हाँ। रात का खाना भी, और फिर मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर रेज हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया तो दर्दें शुरू हो गई। एग्जैक्टली। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाने से मेदे में जलन, तेज़ाबियत, गैस, रात को लेटने में जाग खुली तो सीना जल रहा है, तो एक्सेस ईटिंग के सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही हैं। लिहाजा इतदाल में रह के खाएँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर डायरिया बहुत ही कॉमन
पाया जाता है कुर्बान ईद पे। डायरिया के इशू लेकर जो है वो ये इन साइन सिम्टम्स के साथ लोग जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वजूहात क्या होती है? वेरी सिंपल इज़ फूड पॉइजनिंग। क्योंकि जब इंसान बेवक़्त बहुत ज़्यादा बेहंगम गोश्त का इस्तेमाल, गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, हाँ हाँ, तो वो यकीनन फूड पॉइजनिंग का शिकार होगा। जब फूड पॉइजनिंग होगी तो डायरिया भी लगेगा और डायरिया हो वॉमिटिंग भी जाएगा। आएंगी। हाँ सर, इससे बचने का जो है वो यही है कि आप क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में जो है वो टेस्ट करो सब कुछ, लेकिन कम क्वांटिटी में करो। अपने आप को सेहतमंद रखने का वाहद एक ही हल खुलिया है है कि जो आपके BMIs के मुताबिक, हाँ। जो आपके डाइटरी प्लान के मुताबिक, जो आपकी कैलोरीज बनती हैं उस लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी खुराक का इस्तेमाल करें, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स हैं कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे मैदे में जलन हो रही है और मुझे खट्टी डकार आती है साथ। तो इसकी क्या रीज़न होती है, क्या किन कॉजेज़ को ये चीज़ साइन करती है? देखें, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है जो इंटेस्टाइन की ट्रैक में पड़ी होती है, और सम टाइम ये ब्लड में भी शामिल हो जाती है। और यूजुअली ये होता है कि पीपल जो है, लोग जो हैं, वो जो खुराक इन दिनों में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर व बेशतर मेरे एक्सपीरियंस में जो आया है वो ये है कि खुराक प्रॉपरली कुक नहीं हुई होती। वो पूरी तरीके से उसको पकाया नहीं गया होता, तो वो कुछ कुक होती है, कुछ अनकुक होती है। कुछ गोश्त ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में पकने वाले गोश्त जो हैं, अगर वो 15 मिनट में पक रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये 15 मिनट में पक जाएगा, तो ये जब पक के खाने के लिए आता है तो वो इतना हार्ड होता है कि वो अनकुक की कैटेगरी में आने के बायस इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि अल्टीमेटली रूट होते होते ब्लड में भी जा सकती है, एंड इट कैन कॉज पॉइजनिंग, एंड इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, एंड इट कैन कॉज इवन ब्लड इन्फेक्शन। तो फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना पड़ता है। सही है सर। खाने के फ़ौरन बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पेट में जो है ना वो शदीद दर्द, हम खाना खाते हैं फ़ौरन से पेट में ना बर्दाश्त होने वाली दर्द स्टार्ट हो जाती है, उसका क्या वजह हो सकती है? दो ही रीज़न उसके निकल सकते हैं कि एक तो वो पेशेंट ऑलरेडी मैदे का पेशेंट है, ठीक है, या उसका ऑलरेडी जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट है उसका, ठीक है। और अगर वो नहीं है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पेशेंट, जी जी, तो फिर वो बेसिकली बदहज़मी का पेशेंट है, इंडाइजेशन जिसे कहा जाता है, या फिर उस पेशेंट की एक्सेसिव ईटिंग हैबिट की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो है फूड के वो मैदे में रह जाते हैं, जो फूड पॉइजनिंग और उसके बाद अल्टीमेटली इंडाइजेशन कॉज करते हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सर, खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट का फूल जाना, सांस लेने में इशू आना, चलने में दिक्कत होना, ये किन जो है वो साइंस को रिप्रेजेंट करता है? खाना खाने के बाद फौरन पेट का फूल फूल जाता है जाना, कुछ लोगों का, सांस फूलना, हाँ जी, चलने से लगता है कि जैसे सांस जो है वो उखड़ रही है, बंद हो तेज रही चल है। रही है या घुटन हो रही है आपको, तो फौरी तौर पे इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कहीं आपको कोई पित्ते का इशू तो नहीं है, क्योंकि कोलिसिस्टाइटिस जब पित्ते में सोजिश होती है तो ऐसी अलामात मोस्टली देखने में आती है। ठीक है, या अगर मरीज़ जो है वो अल्सर का पेशेंट है, या गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, या कोलाइटिस का पेशेंट है, तो कोलाइटिस की अलामात में, गैस्ट्राइटिस की अलामात में, अल्सर की अलामात में जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं जी कि खुराक जब खाते हैं तो वो मैदे से ऊपर की तरफ को लगता है कुछ चीज़ चढ़ रही है, ठीक है, तो इन अलामात की मौजूदगी में, और सम टाइम हमने ये भी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लबलबा होता है, जो पेंक्रियाज होती है, उसमें जब सोजिश हो जाए, पेंक्रियाटाइटिस जब बन जाती है, तो वो भी ये चीज़ पैदा करती है कि खाना खाया तो पेट फूल गया, खाना खाया तो लगता है खाना ऊपर को चढ़ रहा है। तो लिहाजा ये जो मैंने 4-5 बातें बोली हैं कि ये डायग्नोसिस करनी ज़रूर चाहिए ताकि ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट तरीके से किया जा सके, और सही मायनों में सही दवा तभी तजवीज़ की जा सकती है जब सही तशख़ीस हो सकेगी मरीज़ की। सर इससे मुझे एक बात छोटी सी, कि सर इस तरह का इशू होता है ना, कुछ लोग खाना खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, तो उन्होंने ना अपने पास कुछ फक्कियाँ रखी होती हैं, वो कहते हैं मैं ये फक्की खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, तो वो सही होती हैं कि वो जो मतलब खाना खाया वो उन्होंने वो फक्की खाई, वो कहते हैं जी अब मैं नॉर्मल हूँ,
तो क्या वो वक्ती इलाज होता है या वो उस सारे कॉजेज़ को ख़त्म भी करता है? देखें, ये सर थोड़ा सा फकी ट्रीटमेंट जो है ये तो सदियों से चला आ रहा है जी, और शायद सदी तक चलता रहेगा। हाँ और उस फकी में भी होता क्या है, आपके किचन की चीज़ें ही होती हैं, उसमें अजवाइन होती है, हाँ उसमें शायद सौंफ होती है, दालचीनी होती है, इलायची होती है, तो वो हाँ बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम को ज़रा एक्टिव करती हैं, तो पेशेंट फील करता है मुझे डकार आ गया और मैं ठीक कंफर्टेबल हो हूँ। गया। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट अपने पेट में जो है वो अगर फैलाव महसूस करता है या डिस्टेंशन फील करता है, हाँ तो डिस्टेंशन फील करने के पीछे सबसे बड़ी रीजंस जो होती है कि मरीज़ जब खुराक खाता है या पानी जब पीता है जी, तो उसके साथ वो एयर भी हंग कर लेता है, हवा भी अंदर ले जाता है। और सही। वो खाने के भी तरीक़ेकार होते हैं ना, तो ऐसे इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाए कि खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, कोई चीज़ निगलते हुए, जो आप हवा भी, एयर भी निगल के मैदे में लेके जा रहे हैं, तो उससे मैदे की मज़ीद बीमारियां पैदा होती हैं। लिहाजा इस चीज़ पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। सही हो गया। अच्छा सर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं उनके लिए गोश्त फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जी। के लिए तो गोश्त किसी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो पहले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन चीज़ों का वो पहले ही शिकार होता है। ठीक है। और जब एक पेशेंट ऑलरेडी इन चीज़ों का शिकार है, ऊपर से वो गोश्त का एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेगा, तो ये चीज़ें उसकी बढ़ जाएंगी। लिहाजा उसे चाहिए कि अपने गोश्त को जो रूटीन लाइफ में जितना पोर्शन वो यूज़ कर रहे हैं उतने पोर्शन तक महदूद रहे। ठीक हो गया। सर, ईद से और कुर्बान ईद से और इन सारे सवालात की लिस्ट जो है ना वो थोड़ी सी हमारे पास लंबी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। कल के प्रोग्राम में आपको दोबारा दावत देंगे कि आप जो हमारे देखने वालों के सवालात हैं उनका जवाब उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सर, जाते जाते जो है ईद के हवाले से हमारे देखने वालों के लिए कोई एक मैसेज कुर्बान ईद के हवाले से, और ऐसा मैसेज जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, वो क्या होगा? ऐसे तमाम साथी और ऐसे तमाम व्यूवर्स और ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने कुर्बानी की है, जिन्होंने नहीं की है, लेकिन वो गोश्त से यकीनन गोश्त खाने से यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे, उन सब के लिए गुजारिश है कि गोश्त को अच्छी तरह धो के, गोश्त को अच्छी तरह कुक करके, अच्छी तरह पका के और अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल कीजिए। और गोश्त के खाने की मिकदार कोशिश करें कि एक वक्त में जिस पोर्शन को आपने इस्तेमाल करना है उसकी मिकदार 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप रूटीन से भी ना हटें। और अगर आप 100 ग्राम की हद तक उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के इस गोश्त पर किसी किस्म की किसी बीमारी का, किसी पेट की बीमारी का, किसी दीगर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई होप ये हमारी जितनी कन्वर्सेशन हुई है, जितनी डिस्कशन हुई है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अपनी ईद को अपने अपनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए, उन लोगों के साथ जो है वो इसको सेलिब्रेट कीजिए, उन लोगों के लिए भी हिस्सा दीजिए जो कि हकदार हैं आपके इस हिस्से के। आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा स्पेशल एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।